हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो प्रीवियस वीडियो में सीबीएसई 9 में आपने देखा था कि हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग के सारे इंटेक्स क्वेश्चन हमने कर लिए थे, सारे डिटेल में देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखने की, वो भी डिटेल में, और एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ताकि फिर आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कि इंटेक्स कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, और कोई चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख ही सकते हो। मैंने सारा किसी अगर स्पेसिफिक टॉपिक को समझना है डिटेल में तो सब पे वीडियो बना के ढूंढ सकते हो, और अगर और दोबारा पढ़ाना तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी पढ़ा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो इसके लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन। ये वाला काम अगर आपको करना हो तो सीधे एक आपका एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? ये लिखा हूँ पूरी तरह से, केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये वाला फॉर्मूला याद रहे। बस अब कर दो, कैसे भी सेल्सियस से केल्विन में करना हो चाहे केल्विन से सेल्सियस से करना हो। तो पहला है 293 केल्विन, इसको हमें सेल्सियस में करना है। तो जहाँ केल्विन है वहाँ पर 293 लिख दो इस फॉर्मूले में, 293 माइनस 273 तो फॉर्मूले में है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 293 माइनस 273 कितना होगा? 20। तो इसका मतलब ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। सिमिलरली ये भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। केल्विन कितना? 470, तो इस फॉर्मूले में केल्विन की जगह 470 लिखो, माइनस 273 है जो कि बराबर होगा डिग्री सेल्सियस के। तो 470 माइनस 273 कितना होता है? 123। ये होगा ना, सॉरी 197। 470 माइनस 273 कितना होता है? 197। ये हो गया आपका, ठीक है, 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देख लो जल्दी। यहाँ पर केल्विन, यहाँ पर सेल्सियस में देखा, केल्विन में फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या है फॉर्मूला? केल्विन माइनस 273 डिग्री इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला तो यही है। तो यहाँ पर हमें केल्विन में फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। इस सेल्सियस केल्विन में फाइंड करना है ना, तो इस 273 को उधर अगर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन इक्वल टू 273 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा फॉर्मूला। है तो यही फॉर्मूला, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही। यहाँ पर हमने ऐसे इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें केल्विन में फाइंड करना है। तो बस पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन इज इक्वल टू, ये वाला सॉल्व कर लो, 273 तो फॉर्मूले में है ही, और डिग्री सेल्सियस कितना? 25, तो प्लस 25। तो 273 प्लस 25 कितना होता है भाई? 302। सॉरी 273 प्लस 25 होता है आपका 298 केल्विन। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है 298 केल्विन। ठीक, इसको भी कर लो सेम फॉर्मूला, ये लिख लो, लिख। इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें केल्विन में चाहिए, ठीक है, बस बात एक ही है। अब ये 373 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में लिखना है, तो केल्विन इज इक्वल टू 273, पर डिग्री सेल्सियस की जगह 373 लिखेंगे, तो प्लस 373। तो 273 प्लस 373 कितना होता है? 500 और 646 तो 373 डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन में 646। ठीक है, याद करने वाली बात क्या है? ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमें एक स्टेटमेंट लिख रखी है, उसका हमें रीजन बताना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो क्या लिखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नैप्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लूजिंग एनी सॉलिड। तो कह रहे हैं नैप्थलीन बॉल जो होती है ना, वो डिसअपीयर हो जाती है, मतलब होती सॉलिड में, फिर डिसअपीयर कैसे हो जाती है नैप्थलीन बॉल? तो यार देखो, इसके लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये हमारी आइस है, ये हमारा वाटर है, और आइस वाटर के बाद क्या होता है? वेपर है। ये तीन फेजेस होती है ना, ये कौन सी फेज है? सॉलिड। ये कौन सी फेज है? स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड। और ये कौन सी फेज है? गैसेस। ये तीन फेज होती है ना। तो देखो आप, जब हम देखते हैं आइस होता है, आइस मेल्ट होके वाटर बनता है ना, आइस मेल्ट होके वाटर बनता है, और वाटर भाप बन जाता है, तो इस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस, कोई सॉलिड सब्सटेंस, अगर ये बीच वाली फॉर्म स्किप कर दे, मतलब सीधे सॉलिड से ऐसे गैसेस बन जाए, ये बीच वाली फॉर्म, कोई भी सॉलिड पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैसेस बनता है, यही होता है ना भाई। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे सबसे क्लोज होते हैं,
फिर उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थोड़े से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, फिर और भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बिल्कुल ही दूर दूर होकर गैसेस फॉर्म में बन जाते हैं। ऐसे होते हैं ना मॉलिक्यूल, सबसे क्लोज होते हैं सॉलिड में, थोड़े दूर दूर होते हैं लिक्विड में, और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस बनता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधे गैस बन जाए, ये सॉलिड से सीधे गैस के फॉर्म में बन जाए, तो इस बीच वाला स्किप कर दे लिक्विड वाला, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो नेथलीन बॉल्स में रीजन यही है, ये रीजन पूछा है कि नेथलीन बॉल सीधे सॉलिड से डिसिपेट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मींस it convert directly from solid to gas. It converts, sublimation का मतलब क्या है? It converts directly from solid to gaseous state. Sublimation. तो बीच वाली स्टेप स्किप हो जाती है, समझ गए? तो इसलिए नेथलीन बॉल सीधे सॉलिड से गायब हो जाती है। चलो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट क्या कहना पड़ो? ये रहा सेकंड पार्ट। ये कह रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। तो कह रहा है भाई परफ्यूम की स्मेल हम दूर भी बैठे होते हैं तो भी अगर कोई लगाता है तो आ जाती है। तो इसका तो सिंपल यही है, परफ्यूम क्या है? लिक्विड है। परफ्यूम लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, बॉटल में जब होता है परफ्यूम लिक्विड के फॉर्म में होता है। पर इस परफ्यूम के अंदर ना बहुत सारे क्या होते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। कौन से सब्सटेंस होते हैं? वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। परफ्यूम होता तो लिक्विड है, और परफ्यूम के अंदर क्या होते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी बहुत क्विकली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत क्विकली डिसअपीयर हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो which quickly volatile मतलब which quickly disappears into air, disappears into air। जैसे केरोसिन होता है आपका, केरोसिन भी एकदम से आप नीचे गिराओ जमीन पे, फिर देखो गायब हो गया, उड़ गया, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल सब्सटेंस एकदम से डिसअपीयर हो जाता है एयर में। तो परफ्यूम के अंदर लिक्विड, परफ्यूम लिक्विड तो फॉर्म में होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो वो वॉलेटाइल सब्सटेंस एकदम से एयर में उड़ जाते हैं, और फिर वो आपको पता है जैसी गैस बनती है कोई चीज तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये तो पढ़ चुके हैं बहुत बार, इंटेक्स क्वेश्चन में सब बता चुका हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करते हैं वो बहुत फास्ट करते हैं। और क्या कहते हैं? दिस मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल को केमिस्ट्री में टर्म क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पार्टिकल इज वेरी फास्ट, डिफ्यूजन ऑफ गैस पार्टिकल इज वेरी फास्ट, इसलिए वो स्मेल दूर तक पहुंच जाती है, और हमारे दूर हम मीटर में भी बैठे होते हैं तो हमें स्मेल आ जाती है। समझ गए पूरे? नेक्स्ट देखो जल्दी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो उसको। क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो, ये क्या है? ये लिक्विड है, वाटर लिक्विड ही होता है ना। ये क्या है? शुगर है, सॉलिड है। ये क्या है? ऑक्सीजन। किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। ये है ना, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? तो ये तीन जो दे रखे हैं, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, वाटर लिक्विड, शुगर सॉलिड और ऑक्सीजन गैसेस। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस चीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी कम है, कम से ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मतलब जिसकी सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले, तो इसके सबसे ज्यादा वाली, सबसे ज्यादा वाली सबसे लास्ट में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? मैंने आपको ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि हमारे तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एकदम क्लोज क्लोज होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, क्लोज क्लोज। तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट। सॉलिड की सबसे स्ट्रांग होती है, तभी तो मॉलिक्यूल ऐसे पास 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 चिपके होते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो उसकी लेस स्ट्रांग देन सॉलिड होती है, मतलब स्ट्रांग होती है पर सॉलिड से तो कम ही होती है, तो क्योंकि थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल एकदम आसपास चिपके होते हैं, एकदम अट्रैक्ट होते हैं, चिपके होते हैं। लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो लेस स्ट्रांग होती है देन सॉलिड।
और गैसियस के मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर उड़ रहे होते हैं तो वीक होते हैं, सबसे वीक होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की सबसे वीक होती है गैस की। अब ये तीनों चीजें सॉलिड लिक्विड गैस हैं, तो अब आप खुद ही बता सकते हो मुझे कि सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम गैस की होगी, वीक होती है ना गैस। तो इसका ऐसे करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम ऑक्सीजन, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होती है, लिक्विड की, तो फिर सबसे ज्यादा किसकी होती है, लिक्विड क्या है हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में लिक्विड है वाटर, और सबसे स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड की, और सॉलिड क्या है शुगर, और वाटर और ये शुगर। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन की क्योंकि वो गैस है, उसके बाद वाटर की क्योंकि वो लिक्विड है, और उसके बाद शुगर की क्योंकि वो सॉलिड है, और सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन What is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस? फिजिकल स्टेट पूछ रहा है, मतलब फिजिकली कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, किस फॉर्म में होगा वाटर आपका 25 डिग्री सेल्सियस को। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में वाटर कैसा होता है, लिक्विड ही होता है। तो इसका आंसर ये पूछा ना, फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो लिक्विड होगी। इस टेम्परेचर में वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, तो इसका आंसर लिक्विड। सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्या है। ठीक है, लिक्विड होगी। 0 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हो गया भाई टेम्परेचर। ये कौन सा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब, अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो इस स्टेट जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर जो होता है ना, वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में कोएग्जिस्ट करता है। कोएग्जिस्ट मतलब दोनों होते हैं उसमें, लिक्विड भी होता है सॉलिड भी होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बनना शुरू हो रहा होता है। ये जो वाटर है लिक्विड है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड से धीरे धीरे सॉलिड बन रहा होता है, आइस बन रहा होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में हम पानी को रखेंगे तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा होगा सॉलिड में, तो पूरा नहीं हो गया होगा। तो ये दोनों होगा, लिक्विड स्टेट भी होगी इस समय, सॉलिड स्टेट भी, दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन मतलब चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड से सॉलिड। 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज होना शुरू करता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में पानी वेपर भाप बनना शुरू होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे वाटर क्या करता है, ये जो वाटर है आपका, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड तो होते ही है वाटर, उसके बाद वो धीरे धीरे गैस भी बनना शुरू होता है। तो ये भी कोएग्जिस्ट करते हैं। कोएग्जिस्ट मतलब भाप, धीरे धीरे भाप बनना शुरू करता है। मान लो एक आपके एक वेसल में, एक बाउल में, कटोरे में पानी है, और आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर रहे हो, उसको जला रहे हो, तो पानी धीरे धीरे भाप बन रहा है। तो अभी भाप भी उसमें से निकल रही है और पानी तो है, तो दोनों है, लिक्विड और गैस दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। यही पूछा था ना कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो फिजिकल स्टेट ये होता है कि लिक्विड भी रहता है और धीरे धीरे कन्वर्ट होकर गैस भी बन रहा होता है, तो दोनों है। तो इसका आंसर लिक्विड और गैस, इसका आंसर है लिक्विड और सॉलिड कोएग्जिस्ट करते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर तो सिर्फ लिक्विड ही फॉर्म में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो जल्दी से। Give 2 reasons to justify water at room temperature is liquid. Water at room temperature is liquid. ये क्या बात हुई भाई, कह रहा है हमें 2 रीजन दो कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपका, ये जो वाटर है लिक्विड क्यों है। तो मुझे बताओ लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, वो लिख दो बस सीधे सीधे, इट टेंड्स टू फ्लो। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बहता है। तो अपना 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर में पानी बहता है। ये कि इसके जस्टिफाई कर दिया मैंने कि भाई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो भी बह रहा है। अब देख लो पानी बहने लग बहता है। दूसरा ये होगा आपका, दूसरा क्या होगा बताओ, कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड की यही तो क्वालिटी होती है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। बोतल में डालो तो बोतल की शेप ले लेता है, बाउल में डालो तो बाउल की शेप ले लेता है, बॉक्स में डालो तो बॉक्स की शेप ले लेता है। तो इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, ये भी ध्यान रखना, बट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज। वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम मतलब कितना है, मान लो ये इसमें डालू मैं 1 लीटर पानी, तो ये वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो शेप जरूर इस बॉक्स की ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम तो 1 लीटर लेगा। फिर चाहे मैं उसको ऐसे बॉल में डाल दूं तो यहाँ भी 1 लीटर ही रहेगा, शेप इसकी बॉल की हो जाएगी, यहाँ पर बॉक्स की हो जाएगी, लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। ये तो शेप बदल रहा है, लेकिन वॉल्यूम मतलब कितना है, अमाउंट,
वो सेम रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट इट्स वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है और ये आपके रीजन भी है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये दो रीजन से जस्टिफाई करती है हमने। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, ये 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 का सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट, ये एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बस इसको भी अब आपको सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दो बस। पूछ रहा है कि आयरन की एक अलमीरा है, वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड की? पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की है कि इट हैज डेफिनेट शेप। भैया सॉलिड की तो शेप डेफिनेटली होती है, वो ऐसे थोड़ी ना चेंज होता रहेगा, जो शेप है वही चेंज शेप रहेगी, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और वो क्या होता है, और सॉलिड की क्या दूसरी प्रॉपर्टी है? सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज हार्ड एंड रिजिड, हार्ड होता है और अपनी एकदम रिजिड होता है। तीसरी भी लिख सकते हो, उसमें तो दो ही रीजन पूछे, आप तीसरा भी लिख सकते हो, इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम उसको इजीली सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इट इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये तीन रीजन रूम टेम्परेचर पे अलमीरा सेटिस्फाई करती है, इसलिए सॉलिड है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, why ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो देखो पहले तो ये बताओ 273 डिग्री केल्विन को हम सेल्सियस में करें तो क्या होता है, मैंने आपको भी बताया ना फॉर्मूला, तो जो वो पीछे देख लेना, जब उसको सेल्सियस में करोगे तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछ रहा है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत कम टेम्परेचर है, उस पर क्यों मोर इफेक्टिव होती है कूलिंग करने में अगर वाटर को भी हम सेम टेम्परेचर में दें। तो इसलिए क्या है कि भाई आइस, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखो जैसे मान लो आइस क्यूब है, ये आपका आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। ये आइस क्यूब जब मेल्ट होके, ये जब मेल्ट होके ऐसे वाटर बनना शुरू करेगा, ऐसे वाटर बनना शुरू करेगा, तो उसका प्रोसेस क्या है कि ये आसपास की सराउंडिंग से ना ऐसे हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ये हीट एब्जॉर्ब करके वो धीरे धीरे ऐसे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये हीट एब्जॉर्ब कर देता है, इसलिए इसका जो कूलिंग, जो सराउंडिंग से इसने हीट एब्जॉर्ब की ना, ये हीट एब्जॉर्ब की वाटर से, यानी आइस से वाटर बनने में जो हीट एब्जॉर्ब की, ये हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और इसकी जो हीट एब्जॉर्ब कर चुका है ये सराउंडिंग की, इसलिए इसका कूलिंग इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसका कूलिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। और जो वाटर है वो तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि इसने आइस ने हीट एब्जॉर्ब कर ली सराउंडिंग की और वाटर बन गया। वाटर जो है वो ये जो लेटेंट हीट है इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए उसका कूलिंग इम्पैक्ट जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू आइस का। तो आप समझ गए कि सेम 0 डिग्री सेल्सियस में आइस का कूलिंग इम्पैक्ट ज्यादा होता है वाटर से। क्यों होता है? क्योंकि जो आइस है वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी कि जो सराउंडिंग से, और वाटर जो है वो लेटेंट हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब नहीं करती है। दोबारा सुनो, आइस जो होती है वो सराउंडिंग से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है टू कन्वर्ट इनटू द वाटर, और वाटर जो है वो लेटेंट हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब नहीं करता। और यही रीजन है कि आइस का कूलिंग इम्पैक्ट ज्यादा होता है वाटर के कूलिंग इम्पैक्ट से एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? देखो ये भी वैसे ही है, ये एक बॉइलिंग वाटर है और ये स्टीम है, स्टीम। तो सेम टेम्परेचर पे कह रहा है बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी बॉयल होता है और स्टीम होना शुरू होता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो पानी है ये बॉयल होकर ऐसे धीरे धीरे हीट में, स्टीम में यानी कि भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये पूछ रहे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गिरे आपकी स्किन पे या फिर अगर स्टीम गिरे आपकी स्किन पे, तो कौन सा ज्यादा जलाएगा, कौन सा सीवियर बर्न करेगा आपको? तो इसका आंसर है स्टीम। तो स्टीम विल बर्न मोर, स्टीम हमें ज्यादा बर्न करेगी। क्यों? क्योंकि फिर वही बात हो गई कि जो वाटर है ये सराउंडिंग से आपका, क्योंकि जब हम बॉईल कर रहे होते हैं और जो स्टीम बनता है वो स्टीम बनता है वेपराइजेशन प्रोसेस से। वेपराइजेशन हमने पढ़ा था ना डिस्कशन में। और वेपराइजेशन कैसे होता है कि जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट। जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका वेपराइजेशन होगा। तो स्टीम के अंदर ये एक्स्ट्रा हिडन हीट होती है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ये एक्स्ट्रा
हीट होती है, इसी एक्स्ट्रा हीट की वजह से जो स्टीम है वो आपको ज्यादा बर्न करेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर पे, देन द सेम एट द सेम टेम्परेचर वाटर। तो जो वाटर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस का आपको इतना बर्न नहीं करेगा जितना 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम आपको बर्न कर देगी। क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर लेटेंट हीट होती है जो कि उसने एब्जॉर्ब की होती है ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, समझ गए बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। इसमें हमें ये फिगर सा दे रखा है और हमें बताना है कि ये जो हो रहा है ए बी सी डी एरो के थ्रू, इनके नाम क्या है, मतलब क्या एक्टिविटी हो रही है, किस स्टेट में क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले ये मैंने कलर कोडिंग में इसको बनाया था कि आपको समझाने में इजी हो। तो पहला आप देख लो भाई कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, जो ए एरो पूछ रहा है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो जो सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो ए का मतलब तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। भाई सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनती है तो उसी को तो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो गया वो। फिर ये लिक्विड से गैस बन गया, ये बी वाला। जब लिक्विड से कोई चीज गैस बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन या फिर इवोपोरेशन। तो बी होगा आपका, या तो वेपराइजेशन बोल लो, वेपराइजेशन बोल लो। भाई लिक्विड से गैस बन गया, ये बी वाला, ये एरो किधर चल रहा है? लिक्विड से गैस की तरफ चल रहा है ना, तो वेपराइजेशन बोल लो या फिर इवेपोरेशन बोल लो। अब ये देख लो, लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो जा रहा है डी का। पहले सी देख लेते हैं, गैस से लिक्विड की तरफ, मतलब कोई गैस है वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। हम बोलते हैं ना, ये पढ़ेंगे हम बॉडी क्लास में कि गैस को लिक्विफाई करना, मतलब कोई चीज गैस है उसको लिक्विड बना देना, लिक्विफिकेशन। तो सी गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है, पिंक वाला है। तो ये क्या बोलेंगे इसको? हम लिक्विफिकेशन, मतलब गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो जाना है, इसको हम क्या बोलते हैं? या तो कंडेंसेशन बोल लो या फिर लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन या फिर और एक और नाम क्या हो सकता है इसका, जब गैस से लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन। जब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है उल्टा। सिमिलरली देखो, जब लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी हमारा आइस बन जाता है, पानी क्या लिक्विड, आइस क्या सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग बोल लो या फिर सॉलिडिफिकेशन बोल लो। तो ये लिक्विड से सॉलिड दिखा रहा है पिंक डी, तो उसको लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट होती है स्टेट तो उसको बोलते हैं या तो फ्रीजिंग बोल दो। आइस का एग्जांपल दिया मैंने, पानी होता है वो लिक्विड होता है और फिर वो आइस यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को तो बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोल लो या फिर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड हो गया लिक्विड से, सॉलिडिफिकेशन। तो ये ए बी सी डी तो हमारे हो गए। अभी ई क्या है? ई देखो, ई कहां से जा रहा है? एरो सॉलिड से सीधे गैस जा रहा है डायरेक्टली। तो अभी मैंने क्वेश्चन में आपको समझाया भी कि जब बीच वाली लिक्विड वाली स्टेट खत्म हो जाती है और सॉलिड से सीधे गैस में बन जाता है, वही नैप्थलीन वाला एग्जांपल याद आ रहा तुम्हें? तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जब सीधे कोई सब्सटेंस सॉलिड से, ब्लू वाला देख रहे हो ना, सीधे सॉलिड से कहां जा रहा है? गैस बन रहा है, तो बीच वाली लिक्विड स्टेट काट गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अच्छा, अब ये देखो, ये व्हाइट वाला ही गैस से सीधे सॉलिड बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। पर ये कौन सा सब्लिमेशन है? जब हम सॉलिड से सीधे गैस बन रहे हैं। और ये कौन सा सब्लिमेशन है? जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है स्टेट। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया, इंटेक्स भी खत्म हो गया, उसके एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, और इस चैप्टर में आपको कुछ भी पूछना हो तो बिंदास पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।